आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की शायद सबसे चर्चित किताबों में से एक है, रिच डैड पुअर डैड। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी किताब के मुख्य विचारों का निचोड़ हैं और इसकी कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक उनके अपने पिता थे, बहुत पढ़े लिखे पीएचडी, लेकिन सारी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहे। और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। और यही इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू है। दो पिता, दोनों ही सफल, दोनों प्रभावशाली, लेकिन पैसे को लेकर उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। आज हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ इस किताब का सार बताना नहीं है, बल्कि उन बुनियादी मानसिकता के अंतरों को खोजना है जो किसी को आर्थिक रूप से सफल या असफल बनाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे, काम और संपत्ति के बारे में हमारी मान्यताएं, जो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं, वे कैसे हमारे भविष्य की कहानी लिखती हैं। तो चलिए इसी सोच के फर्क से शुरू करते हैं। किताब में एक बहुत ही दमदार लाइन है। एक पिता कहते थे, पैसे का प्यार ही सभी बुराइयों की जड़ है, और दूसरे कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक ही चीज पर दो बिल्कुल उल्टे नजरिए। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट है। लेखक के पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे, वो अक्सर कहते थे, मैं ये नहीं खरीद सकता। जो सुनने में एक सीधी साधी बात लगती है। हाँ, लेकिन असल में ये एक ऐसा बयान है जो आपके दिमाग पर ताला लगा देता है। ये एक फुल स्टॉप है, इसके आगे कोई सोच नहीं, कोई सवाल नहीं। जबकि दूसरे पिता, रिच डैड, ने इस वाक्य पर ही पाबंदी लगा दी थी। हाँ, वो कहते थे कि ये मत कहो कि मैं ये नहीं खरीद सकता, बल्कि खुद से पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक बयान है, दूसरा सवाल। मैं कैसे खरीद सकता हूँ, ये आपके दिमाग को काम पर लगा देता है। ये आपको समाधान खोजने, रचनात्मक होने और संभावनाएं तलाशने के लिए मजबूर करता है। सही। एक मानसिकता आपको लाचार महसूस कराती है, दूसरी आपको ताकतवर बनाती है। बिल्कुल। और ये नजरिया उनके करियर की सलाह में भी दिखता था। अच्छा। एक पिता ने सिखाया, एक शानदार बायोडेटा बनाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। दूसरे ने सिखाया, एक मजबूत बिजनेस और फाइनेंशियल प्लान बनाओ ताकि तुम अच्छी नौकरियां पैदा कर सको। मतलब एक कर्मचारी बनने की ट्रेनिंग दे रहा था और दूसरा मालिक बनने की। और यही असली जड़ है। एक सोच सुरक्षा और किसी कंपनी या सरकार पर निर्भर रहने पर टिकी है, दूसरी सोच जोखिम को समझने, उसे मैनेज करने और अपने लिए अवसर बनाने पर टिकी है। आत्मनिर्भरता वाली सोच। हाँ, कियोसाकी ने 9 साल की उम्र में ही ये फर्क समझ लिया और अपने रिच डैड से पैसे के बारे में सीखना चुना। और यहीं से हमें किताब का पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी सबक मिलता है। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर अपने पैसे से काम करवाते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे सिखाने का रिच डैड का तरीका और भी अजीब था। हाँ, उन्होंने लेखक और उनके दोस्त माइक को अपने एक स्टोर में काम पर रखा और मजदूरी क्या थी? 10 सेंट प्रति घंटा। 10 सेंट मतलब आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कई हफ्तों तक दोनों बच्चे धूल साफ करते रहे, डिब्बे जमाते रहे। आखिरकार कियोसाकी का सब्र जवाब दे गया। उन्हें लगा कि ये तो शोषण है, मैं कुछ सीख भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिल रहे। तो उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन मुझे लगता है रिच डैड शायद इसी का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। जब कियोसाकी ने शिकायत की, तब रिच डैड ने उन्हें असली पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी 2 भावनाओं के आधार पर जीते हैं, डर और लालच। डर और लालच। हाँ, पहले तो नौकरी छूटने का, बिल न चुका पाने का डर उन्हें सुबह बिस्तर से उठाता है और काम पर भेजता है। फिर जब हाथ में तनख्वाह आती है तो लालच या इच्छाएं जाग जाती हैं। नई कार, बड़ा घर, छुट्टियां। सही। और इसी डर और लालच का चक्कर उन्हें जिंदगी भर एक ही ढर्रे पर दौड़ाता रहता है, जिसे किताब में रैट रेस कहा गया है। मतलब चूहे की दौड़। उठो, काम पर जाओ, बिल चुकाओ और फिर से वही। ये तो लगभग हर नौकरी पेशा इंसान की कहानी लगती है। लेकिन रिच डैड ने इस चक्र को तोड़ने के लिए जो किया वो थोड़ा अजीब था। उन्होंने उनकी 10 सेंट की मजदूरी भी बंद कर दी और उन्हें मुफ्त में काम करने को कहा। हाँ, जो पहली नजर में शोषण से भी बदतर लगता है। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का मकसद था उन्हें पैसे के लालच से ऊपर उठाना। जब पैसा ही प्रेरणा नहीं रहेगा तो आपका दिमाग दूसरे रास्ते खोजने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा,
अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अवसर देखो। और उन्होंने देखा? हाँ, ठीक यही हुआ। बच्चों ने स्टोर में काम करते हुए एक अवसर देखा। उन्होंने देखा कि स्टोर की मैनेजर हर हफ्ते आने वाली कॉमिक्स के कवर का ऊपरी हिस्सा फाड़कर डिस्ट्रीब्यूटर को वापस भेज देती थी और बाकी पूरी की पूरी कॉमिक्स फेंक देती थी। अरे ऐसा क्यों? ये उस समय की मानक प्रक्रिया थी। कवर का हिस्सा वापस भेजना इस बात का सबूत होता था कि कॉमिक्स बिकी नहीं और उसे नष्ट कर दिया गया है। अच्छा। लेकिन बच्चों ने इस कचरे में एक खजाना देखा। उन्होंने वे फेंकी हुई कॉमिक्स इकट्ठा की और अपने दोस्त के घर के बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। एंट्री फीस थी 10 सेंट, जिसमें बच्चे 2 घंटे तक जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये तो जबरदस्त आइडिया था। हाँ, कुछ ही हफ्तों में वे हर हफ्ते लगभग $9.5 कमा रहे थे, और वो भी बिना वहां मौजूद हुए। लाइब्रेरी को चलाने के लिए उन्होंने माइक की बहन को $1 प्रति सप्ताह पर रख लिया। तो उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। बिल्कुल सही। एक ऐसा बिजनेस जो उनके लिए तब भी पैसा कमा रहा था जब वे स्कूल में थे या खेल रहे थे। उन्होंने पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लिया था। यही पहले सबक का असली मतलब है। तो अगर हमें इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी कमाई को कहाँ लगाएं? मुझे लगता है यहीं पर किताब का दूसरा सबक, संपत्ति और दायित्व के बारे में बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, और ये नियम सुनने में जितना सीधा है उतना ही शक्तिशाली भी है। नियम है, आपको एक संपत्ति यानी एसेट और एक दायित्व यानी लायबिलिटी के बीच का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए। और किताब में इसकी परिभाषा बहुत ही सरल दी गई है। बहुत सरल। संपत्ति एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही, इतना आसान। हाँ, बस इतना ही। लेकिन यह परिभाषा आपकी पूरी जिंदगी का एक्सरे कर सकती है। ये आपको अपनी हर चीज को नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो के नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी संपत्ति इकट्ठा करने में लगा देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग दायित्व इकट्ठा करते हैं, ये सोचकर कि वे संपत्ति हैं। सही कहा। और यहीं पर किताब की सबसे विवादास्पद बात आती है, घर के बारे में। हम सब यही सुनकर बड़े हुए हैं कि हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि आपका घर एक दायित्व है। ये बात तो बहुतों को हजम नहीं होगी। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, किताब ये नहीं कह रही कि घर मत खरीदो। वो कह रही है कि घर को अपनी पहली और सबसे बड़ी संपत्ति समझने की गलती मत करो। अच्छा। कैश फ्लो के नजरिए से देखें तो आपका अपना घर आपकी जेब से लगातार पैसा निकालता है। होम लोन की EMI, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, बीमा, ये आपकी जेब में $1 भी नहीं डालता। तो परिभाषा के हिसाब से ये एक दायित्व हुआ। बिल्कुल। तो फिर अमीर लोग क्या करते हैं? वे भी तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। फर्क ये है कि वो अपने घर को अपनी संपत्ति से कमाए गए पैसों से खरीदते हैं। उनकी रणनीति होती है, पहले आय पैदा करने वाली संपत्ति खरीदो, जैसे कि किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी, स्टॉक जिससे डिविडेंड मिले, बॉन्ड या कोई बिजनेस। जब इन संपत्तियों से आने वाला कैश फ्लो इतना बढ़ जाए कि वो उनके सारे खर्चों को आराम से पूरा कर सके, तब वे अपने लिए बड़ा घर या महंगी कार जैसे दायित्व खरीदते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि उनकी संपत्ति उनके दायित्वों का खर्च उठाती है, ना कि उनकी तनख्वाह। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। इसका मतलब है कि अगली तनख्वाह आने पर नया गैजेट खरीदने के बजाय ऐसा कुछ खरीदना जो भविष्य में पैसा बनाकर दे। बिल्कुल। किताब का तीसरा सबक इसी से जुड़ा है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। हाँ, लेकिन यहाँ बिजनेस का मतलब आपका प्रोफेशन नहीं है। कियोसाकी कहते हैं कि आपका प्रोफेशन वो है जहाँ आप 9 से 5 काम करते हैं, लेकिन आपका बिजनेस वो है जहाँ आपका पैसा आपके लिए काम करता है, यानी आपका एसेट कॉलम। जैसे मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक कहते थे कि मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। ये एक बहुत गहरी बात है। तो हमें अपनी नौकरी के साथ साथ अपने एसेट कॉलम मतलब अपने असली बिजनेस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन इसमें एक और समस्या है, जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, सरकार का हिस्सा यानी टैक्स भी तो बढ़ जाता है। अमीर लोग इससे कैसे निपटते हैं? ये किताब का चौथा सबक है, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। किताब के अनुसार अमीर लोग टैक्स से बचने का एक कानूनी तरीका जानते हैं, कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करना। वो कैसे? एक सामान्य कर्मचारी पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसों से खर्च करता है।
जबकि एक कॉर्पोरेशन पहले कमाता है, फिर अपने सारे जायज खर्चे करता है और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। मतलब वे खर्च पहले करते हैं, टैक्स बाद में देते हैं। हाँ, और इससे उनकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। ये वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का हिस्सा है, पैसे के खेल के नियमों को समझना। इन सब बातों से एक चीज तो साफ है कि ये सब करने के लिए एक अलग तरह की बुद्धि चाहिए जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। और यही हमें 5वें सबक पर लाता है। अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। पैसे का आविष्कार करने का मतलब है ऐसे अवसर देखना जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते। ये वित्तीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके सौदे बनाने के बारे में है। कोई उदाहरण है? हाँ, किताब में कियोसाकी ने अपना एक अनुभव बताया है। एक बार रियल एस्टेट बाजार बहुत खराब था। उन्हें एक घर मिला जिसकी कीमत $75,000 थी, लेकिन मालिक उसे सिर्फ $20,000 में बेचने को तैयार था। लेकिन उनके पास $20,000 भी नहीं थे। सही, तो उन्होंने एक दोस्त से 90 दिनों के लिए $2,000 उधार लिए, जो कि एक तरह की बयाना राशि थी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने घर को खरीदने के बजाय उसे तुरंत बेचने का विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन था $75,000 का घर सिर्फ $60,000 में, बिना किसी डाउन पेमेंट के। ये तो बहुत ही चालाकी है। फिर क्या हुआ? फोन की घंटियां बजने लगी। कुछ ही मिनटों में एक खरीदार मिल गया। उस खरीदार ने $2,500 की प्रोसेसिंग फीस दी और एक वचन पत्र पर दस्तखत किए। वचन पत्र मतलब एक प्रॉमिसरी नोट? हाँ, तो कियोसाकी ने दोस्त के $2,000 वापस किए, $500 अपनी जेब में रखे और उनके एसेट कॉलम में $40,000 का एक नोट आ गया, जिस पर उन्हें हर महीने ब्याज के साथ मोटी रकम मिल रही थी। वाह, मतलब बिना इतना एक भी पैसा लगाए उन्होंने $40,000 का एसेट बना लिया। ये सुनने में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं लगता? बिल्कुल, जोखिम तो था। अगर खरीदार नहीं मिलता तो उनके $2,000 डूब सकते थे। लेकिन कियोसाकी का मुद्दा ये है कि वित्तीय शिक्षा आपको जोखिम का आकलन करना और उसे कम करना सिखाती है। अच्छा। ये कोई जादू नहीं था। इसके पीछे बाजार की गहरी समझ, बातचीत करने की कला और कानूनी दांवपेच की जानकारी थी। उन्होंने अपने दिमाग से एक अवसर का आविष्कार किया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो रिच डैड पुअर डैड से मुख्य बातें हैं पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना, मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे कर सकता हूं पूछना, संपत्ति और दायित्व के असली अंतर को समझना, और हमेशा अपने एसेट कॉलम को बनाने पर ध्यान देना, न कि सिर्फ अपनी तनख्वाह बढ़ाने पर। और स्वतंत्र होने के बारे में है, ताकि पैसा आपका मालिक ना बने बल्कि आप पैसे के मालिक बने। ये उस पारंपरिक विचार को चुनौती देती है कि एक सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है। हाँ, और हमें सिखाती है कि असली सुरक्षा वित्तीय ज्ञान में है, न कि किसी एक तनख्वाह में। ये आपको जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित करती है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे। किताब का एक केंद्रीय विचार यही है कि हमारा सबसे शक्तिशाली औजार हमारा दिमाग है। अगर वित्तीय शिक्षा इसे संपत्ति बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की कुंजी है, तो सोचने वाली बात यह है कि पैसे के बारे में ऐसी कौन सी एक पुरानी धारणा या सीख है जिसे हम आज भी चिपके हुए हैं, जो शायद अनजाने में हमारे दिमाग को उसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोक रही हो।